Hello, dear students. In subject Business Studies, your fifth chapter Organizing is going on, and in that chapter, we were discussing about the organizational structure. So, till now, we have discussed about the functional structure. Now, we are going to discuss the divisional structure of any organization. So, what is divisional structure? It is an organizational structure comprising of separate business units और divisions. यानी कि divisional structure एक ऐसा organizational structure है जिसमें कि separate business units या divisions होते हैं. ठीक है, इस definition को हम इस figure के थ्रू समझ सकते हैं कि जैसे कि ये एक फर्म है. ठीक है, ये एक फर्म मान लिया बात ए है. ठीक है, और उसका ये जनरल मैनेजर है और इस फर्म के अंदर बहुत सारे डिविजन्स हैं. इस फर्म के अंदर बहुत सारे डिविजन्स हैं. ठीक है, लाइक गारमेंट्स डिवीज़न, फुटवेयर डिवीज़न एंड कॉस्मेटिक्स डिवीज़न. ओके, तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जिसके अंदर की बहुत सारे बिजनेस डिविजन्स होते हैं. ये अलग अलग बिजनेस डिविजन्स हैं. तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को हम कहते हैं डिविजनल स्ट्रक्चर. ओके, अब डिविजनल स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है कि इसमें जो फंक्शनल स्ट्रक्चर हैं वो हर डिवीज़न में ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाते हैं. ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि ये एक गारमेंट का डिवीज़न है तो इसमें फंक्शनल स्ट्रक्चर ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएगा. यानी कि इसमें हर डिपार्टमेंट अलग अलग सेपरेटली काम करेगा. ठीक है, तो हर डिवीज़न में इसी तरह से अलग अलग, जैसे कि फाइनेंस डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, ये डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जो हैं ये डिफरेंट डिवीज़न में काम करेंगे और सेपरेटली काम करेंगे. ओके, इस लाइन में ये कह रहा है इन ईच डिवीज़न फंक्शनल स्ट्रक्चर ऑटोमेटिकली डेवलप्स. ओके, अब देखिए यहाँ पर गारमेंट्स डिवीज़न है, यहाँ पर फुटवेयर डिवीज़न है और यहाँ पर कॉस्मेटिक्स डिवीज़न है. ठीक है, तो हर एक डिवीज़न का अपना डिविजनल हेड होगा. ठीक है, गारमेंट्स डिवीज़न का अपना हेड होगा, डिविजनल हेड होगा. फुटवेयर डिवीज़न का अपना डिविजनल हेड होगा और कॉस्मेटिक्स डिवीज़न का अपना डिविजनल हेड होगा. और ये हेड जो है पूरे डिवीज़न में जो भी काम हो रहा है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा और ओवरऑल अथॉरिटी भी इसी डिविजनल हेड के पास होगी. इसके डिवीज़न में जितना भी काम हो रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और उसकी पूरी अथॉरिटी इस डिविजनल हेड के पास में होगी. ओके, नाउ वी मूव ऑन टू द एडवांटेजेस ऑफ डिविजनल स्ट्रक्चर. सो फर्स्ट एडवांटेज ऑफ डिविजनल स्ट्रक्चर इज प्रमोशन. ओके, इसमें कह रहा है, इसमें एक वर्ड आया है प्रोडक्ट लाइन. ये प्रोडक्ट लाइन मैंने आपको पहले भी बताया है कि जैसे कि मिल्क है तो उसकी प्रोडक्ट लाइन में बहुत सारे आइटम्स आएंगे, जैसे कि चीज़, कर्ड, बटर, आइसक्रीम. ओके, तो हर डिविजनल हेड के अंडर बहुत सारी प्रोडक्ट लाइन काम करती हैं और उस डिविजनल हेड को जब बहुत ज़्यादा नॉलेज हो जाता है उस चीज़ का तो उसके चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो नेक्स्ट जो हायर लेवल है उस पर प्रमोट हो जाए. ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छा एडवांटेज है डिविजनल स्ट्रक्चर का कि जो डिविजनल हेड है उसके पास जो नॉलेज है और उसके पास जो एक्सपीरियंस है उसके बेस पे वो जो है प्रमोट हो सकता है नेक्स्ट हायर लेवल पे. ओके, सेकंड इज प्रोवाइड बेसिस फॉर परफॉर्मेंस मेजरमेंट. ओके, परफॉर्मेंस मेजरमेंट ऑफ ईच डिवीजन इज इजीली पॉसिबल सिंस द डिवीजन हेड्स आर अकाउंटेबल फॉर प्रॉफिट. डिविजनल स्ट्रक्चर में हमने पढ़ा है कि डिविजनल हेड ही जो है वो सारी ऑर्गेनाइजेशन के जो डिवीज़न है उसमें जो काम हो रहा है, जो भी प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, उसके लिए वही अकाउंटेबल है, वही रिस्पॉन्सिबल है. इसीलिए यहाँ पर हर डिवीज़न हेड चाहेगा कि वो ठीक से अपने डिवीज़न में काम करे, प्रॉफिट को जनरेट करे, जिससे कि उसकी परफॉर्मेंस अच्छी हो जाए. और जब उसकी परफॉर्मेंस अच्छी हो जाएगी तो फिर से वो जो है नेक्स्ट हाई लेवल पे प्रमोट हो सकता है. दिस ऑल्सो हेल्प्स इन टेकिंग अप्रोप्रिएट रेमेडियल मेजर्स इन केस ऑफ पुअर परफॉर्मेंस. अब यहाँ पर
ये कह रहा है कि पुअर परफॉर्मेंस अगर होगी तो अप्रोप्रिएट रिमीडियल मेजर्स भी लिए जा सकते हैं। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि डिवीज़न हेड पे पूरी जिम्मेदारी है, तो वो चाहेगा कि अगर पुअर परफॉर्मेंस शो हो रही है उसके डिवीज़न में तो वो उसके लिए अप्रोप्रिएट रेमेडियल मेजर्स ले, ताकि वो उस जो पुअर परफॉर्मेंस है उसको इम्प्रूव कर पाए। ओके। थर्ड इज ईच डिवीज़न एक्ट एज एन ऑटोनोमस यूनिट, हैंस डिवीज़न स्ट्रक्चर प्रोमोट्स फ्लेक्सिबिलिटी एंड क्विक डिसीजन मेकिंग। अब डिवीज़न स्ट्रक्चर में क्या हो रहा है, हर डिवीज़न या हर बिजनेस यूनिट जो है वो इंडिपेंडेंटली काम कर रही है, इसीलिए डिवीज़न स्ट्रक्चर के केस में फ्लेक्सिबिलिटी होती है और क्विक डिसीजन मेकिंग होती है। हर डिवीज़न जो है अपना डिसीजन अपने डिपार्टमेंट या अपने डिवीज़न के अंदर ही ले सकता है। किसी भी डिवीज़न को अपना डिसीजन लेने के लिए दूसरे डिविजनल हेड से पूछने की ज़रूरत नहीं है, तो इस केस में क्या होगा, डिसीजन मेकिंग जल्दी हो जाएगी। ओके। फोर्थ इज अंडर डिविजनल स्ट्रक्चर न्यू डिवीजन कैन बी इजीली एडेड विदाउट इंटरप्टिंग द वर्किंग ऑफ अदर डिविजन्स। डिवीजन स्ट्रक्चर में क्या हो सकता है कि हम नया डिवीज़न जो है आसानी से खोल सकते हैं। कैसे? बिना दूसरे डिवीज़न की वर्किंग को इंटरप्ट किए हुए, बाधित किए हुए। ठीक है। दस इट फैसिलिटेट्स ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ एंटरप्राइज। और इस तरह से ये डिवीजनल स्ट्रक्चर जो है वो किसी भी इंटरप्राइज की ग्रोथ और एक्सपेंशन में हेल्प करती है, उसको फैसिलिटेट करती है। ओके। सो दीज वर द एडवांटेजेस ऑफ डिविजनल स्ट्रक्चर। नाउ वी मूव ऑन टू द डिसएडवांटेजेस ऑफ डिविजनल स्ट्रक्चर। डिविजनल स्ट्रक्चर के कुछ डिसएडवांटेज भी होंगे, जैसे कि फर्स्ट कह रहा है देयर मे बी कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग डिफरेंट डिविजन्स ओवर एलोकेशन ऑफ फंड्स, यानी कि डिफरेंट डिविजन्स के बीच जो फंड है अगर उसको ठीक से एलोकेट नहीं किया गया तो डिफरेंट डिविजन्स के बीच कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जो कि ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के लिए अच्छा नहीं है। सेकेंड, द डिविजनल मैनेजर्स आर फोकस्ड ओनली ऑन देयर डिवीजन एंड दे मे इग्नोर द ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। क्योंकि डिविजनल हेड अपने ही डिविजन्स में जो काम हो रहा है उसी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उसी के लिए अकाउंटेबल होते हैं, इसीलिए वो डिविजनल हेड सिर्फ अपने ही डिवीज़न पे फोकस करते हैं और ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं उस पर फोकस नहीं करते हैं। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज सुटेबिलिटी ऑफ डिविजनल स्ट्रक्चर, कि डिविजनल स्ट्रक्चर जो है वो किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा होता है। सो डिविजनल स्ट्रक्चर इज सुटेबल फॉर दोज ऑर्गेनाइजेशन विच आर मैन्युफैक्चरिंग लार्ज वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट। डिविजनल स्ट्रक्चर ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा होता है जिसमें कि बहुत तरह के प्रोडक्ट बन रहे होते हैं। ठीक है ना। उसी ऑर्गेनाइजेशन में कंप्यूटर हार्डवेयर का काम हो सकता है, उसी ऑर्गेनाइजेशन में स्टील पे काम हो सकता है। ठीक है ना। तो इस तरह से डिविजनल स्ट्रक्चर उन ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा है जिनमें कि वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होते हैं। ओके। Second is an organization can opt for divisional structure when it wants to grow, wants to employ more employees or wants to create more। उन ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा होता है जो कि ग्रो करना चाहते हैं, ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को एम्प्लॉय करना चाहते हैं और नए नए डिपार्टमेंट या नए नए डिविजन्स को ओपन करना चाहते हैं। ओके। सो दीज वर द सुटेबिलिटी ऑफ डिविजनल स्ट्रक्चर। नाउ वी मूव ऑन टू द डिफरेंस बिटवीन फंक्शनल एंड डिविजनल स्ट्रक्चर। ठीक है। तो फंक्शनल और डिविजनल स्ट्रक्चर के बीच कुछ डिफरेंस होगा। ठीक है, उसको हम यहाँ पे जान लेते हैं। एग्ज़ाम में जब भी आप डिफरेंस लिखेंगे तो आपको याद रखिए आपको 3 कॉलम्स आपको बनाने हैं। ठीक है, 3 कॉलम्स आपको बनाने हैं। पहला कॉलम हमेशा रहेगा बेसिस ऑफ डिफरेंस का। ठीक है, कि वो आधार क्या है जिसपे कि आप डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। ओके। तो ये कॉलम थोड़ा सा आप नैरो पतला बना सकते हैं, बाकी के जो 2 कॉलम है उनको आप इक्वल साइज का बना सकते हैं। ठीक है। सो फर्स्ट बेसिस ऑफ डिफरेंस बिटवीन द फंक्शनल स्ट्रक्चर एंड डिविजनल स्ट्रक्चर इज फॉर्मेशन। ठीक है। इट इज़ फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म्ड इन एन ऑर्गेनाइजेशन, कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी डिफरेंट फंक्शन हैं उसके बेस पर इसमें डिपार्टमेंटेशन का काम किया जाता है। ठीक है। और डिविजनल स्ट्रक्चर कैसे बनती है कि जितने तरह का प्रोडक्ट उस ऑर्गेनाइजेशन में बन रहा है उसके बेस पर उन प्रोडक्ट के अलग अलग डिविजन्स बन जाते हैं। सेकंड इज स्पेशलाइजेशन। ठीक है। एम्फेसिस इज गिवन टू फंक्शनल स्पेशलाइजेशन। फंक्शनल स्ट्रक्चर के केस में फंक्शनल स्पेशलाइजेशन पे
एम्फेसिस या फोकस किया जाता है, जबकि डिविजनल स्ट्रक्चर में एम्फेसिस इज गिवन टू द प्रोडक्ट लाइन स्पेशलाइजेशन। क्योंकि डिविजनल स्ट्रक्चर में हम बहुत सारे प्रोडक्ट्स में डील कर रहे हैं और प्रोडक्ट लाइन में बहुत सारे प्रोडक्ट शामिल हो जाएंगे, तो हर एक प्रोडक्ट की स्पेशलाइजेशन पे फोकस किया जाता है। थर्ड इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। इन फंक्शनल स्ट्रक्चर इट इज़ डिफिकल्ट टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन अ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट। फंक्शनल स्ट्रक्चर के केस में किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट पे हम रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स नहीं कर सकते हैं कि अगर ऑपरेशन में लॉस हो रहा है तो ये किस डिपार्टमेंट की कमी से हो रहा है, हम इसको फिक्स नहीं कर सकते हैं। जबकि डिवीजन स्ट्रक्चर के केस में क्या होता है कि हर डिवीज़न का एक डिविजनल हेड होता है और वही जो है अपने डिविजन्स के पूरे जो काम हो रहे हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो डिवीजन स्ट्रक्चर के केस में हम डिविजनल हेड को रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज मैनेजरियल डेवलपमेंट। फंक्शनल स्ट्रक्चर के केस में मैनेजरियल डेवलपमेंट यानी कि मैनेजर्स का जो डेवलपमेंट है वो क्या होता है, स्लो होता है, क्योंकि हर मैनेजर जो है अपने ही डिपार्टमेंट तक सीमित रहता है। ठीक है, एक ही फंक्शन पे फोकस करता है, तो इससे उसकी जो डेवलपमेंट है, जो ग्रोथ है, वो स्लो होती है। जब जो डिविजनल स्ट्रक्चर है उसमें मैनेजरियल डेवलपमेंट फास्ट होता है, क्योंकि इसमें बहुत तरह के डिवीज़न में काम हो रहा होता है, तो जो मैनेजर्स है उसके पास चांसेस हैं कि अगर वो अच्छा काम करता है तो वो नेक्स्ट लेवल पे प्रमोट हो जाए। और यहाँ पे जॉब रोटेशन का भी काम होता है। ठीक है, तो इससे मैनेजर्स जो हैं वो अपने स्किल्स को बढ़ा सकते हैं और ज़्यादा डेवलप कर सकते हैं। कॉस्ट। इट इज़ वेरी इकोनॉमिकल सिंस डुप्लीकेशन ऑफ वर्क इज़ अवॉइडेड। फंक्शनल स्ट्रक्चर के केस में कह रहा है कि कॉस्ट कम लगती है क्योंकि यहाँ पे डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होता है, क्योंकि एक ही प्रोडक्ट हो रहा है, एक ही प्रोडक्ट यहाँ पर बन रहा है, तो उसमें डुप्लीकेशन ऑफ वर्क की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि डिफरेंट डिपार्टमेंट का काम बटा हुआ है। जबकि डिवीजन स्ट्रक्चर के केस में कह रहा है कि यहाँ पर डुप्लीकेशन ऑफ वर्क होता है, क्योंकि बहुत सारे डिविजन्स होते हैं, तो हर डिवीज़न में जो है प्रोडक्शन का काम भी हो रहा है, मार्केटिंग का काम भी हो रहा है, सेल्स का काम भी हो रहा है। तो कहने का मतलब क्या है, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पर बहुत सारे डिविजन्स है, इसलिए यहाँ पर कॉस्ट ज़्यादा लगेगी। ओके। नेक्स्ट इज सुटेबिलिटी। फंक्शनल स्ट्रक्चर जो है तो हर तरह के ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये फंक्शनल स्ट्रक्चर है ये सुटेबल है, जबकि डिविजनल स्ट्रक्चर उस तरह की ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा होता है जो कि बहुत तरह के प्रोडक्ट बना रही है। ठीक। नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन इज ईजियर एज द फंक्शंस ऑफ अ डिपार्टमेंट कैन इजीली बी इंटीग्रेटेड। यहाँ पे फंक्शनल स्ट्रक्चर के केस में कोऑर्डिनेशन अच्छा होता है, क्योंकि डिफरेंट डिपार्टमेंट की एक्टिविटी को हम इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं। जबकि डिविजन स्ट्रक्चर के केस में क्या होगा, देयर इज डिफिकल्टी इन कोऑर्डिनेटिंग द एक्टिविटीज इफ एन एंटरप्राइज इज डीलिंग इन मैनी प्रोडक्ट्स। ओके। यहाँ पे कह रहा है क्योंकि यहाँ पर अलग अलग डिविजन्स हैं, ठीक है ना, तो हर डिवीज़न अपना अलग काम कर रहा है, ठीक है ना, तो हो सकता है कि यहाँ पर कोऑर्डिनेशन उतना ठीक तरह से काम ना कर पाए, क्योंकि हर डिवीज़न अपने अपने गोल पे फोकस कर रहा है और ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं उस पर उतना ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ओके। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द लेक्चर टिल नाउ, वी विल फर्दर कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।